ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की जिपमर के जो प्रॉब्लम्स थे उनकी क्लास है। कहते हैं टू पिथ balls each of mass 1.8 gram are suspended from the same point by a silk threads each of length 20 centimeter. When equal charges q is given to both the balls, they separate until the two threads become perpendicular. Then the charge q on each pith ball is, तो मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरी कॉमन पॉइंट है, यहाँ से दो पिथ बॉल लटकी हुई हैं। मान लेते हैं इनकी लेंथ एल और एल है जो कि 20 सेंटीमीटर है। ये जो एंगल है वो 2 थीटा मान लेते हैं जो कि 90 डिग्री है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब इस बॉल को अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर mg का फोर्स लग रहा होगा, यहां पर F इलेक्ट्रिक लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू अगर कोई पूछे मुझसे तो हो जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है। तो मेरे इस प्रॉब्लम में डिस्टेंस की वैल्यू अगर देखूं तो अगर ये लेंथ L है, इस छोटे से ट्राइंगल में देखूं तो ये L साइन थीटा है, तो ये 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो 2L साइन थीटा का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू 1/√2, तो √2L का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेना। तो ये F इलेक्ट्रिक इधर आ गया और यहाँ पर टेंशन T इधर लग रहा है। अब हम लोगों ने बड़े सवाल इस तरह के सॉल्व कर रखे हैं कि अगर ये F इलेक्ट्रिक लग रहा है, ये mg लग रहा है और टेंशन T ऐसे लग रहा है, तो अगर रिजॉल्व कर लूं ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से T cos थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा, T साइन थीटा इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक आ जाएगा, और यहाँ से F इलेक्ट्रिक बाई mg इज इक्वल टू T साइन थीटा अपॉन T cos थीटा करके tan थीटा आ जाता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है बिकॉज थीटा मेरा 45 डिग्री है। तो सारी वैल्यूज पता है, L पता है, K पता है, Q की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ एरिया 10 मीटर स्क्वायर ऑन द वाईजेड प्लेन। तो कोई चीज वाईजेड प्लेन में है तो इसका मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर आई कैप है। तो यहां पर मेरा एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ई डॉट ए में सिर्फ 24 वाला चीज कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये 480 आ जाएगा। ए वाला आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बच्चों का गलत होता है। ये कह रहे हैं 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स spherical shells of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge density of the outer surface of the shells are equal. Then the ratio of charges given to the shells q1, q2, q3 is, तो इसमें लोग क्या कर लेते हैं, मान लो सबसे छोटा वाला शेल है, इसके ऊपर चार्ज q1 है, तो जो दूसरा शेल होगा इस शेल की इनर सरफेस पे -q1 चार्ज आ जाएगा और बाहर वाली सरफेस पे +q1 +q2 चार्ज हो जाएगा। लोग ये बात भूल जाते हैं, लोग दूसरे वाले पे क्या करते हैं, q2 चार्ज दे देते हैं, जो कि गलत है। बिकॉज हमें मालूम है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इस इनर सरफेस पे -q1 चार्ज को आना है, और जो कि टोटल चार्ज q2 है, इसलिए आउटर सरफेस पे चार्ज q1 +q2 हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से उसके बाहर वाली सरफेस होगी, उसके इनर सरफेस पे -q1 +q2 चार्ज हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज हो जाएगा वो +q1 +q2 +q3 हो जाएगा। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इसलिए मेरी इक्वेशन हो गई q1 अपॉन 4πr² को मैं ऐसे लिख लूं इज इक्वल टू q1 +q2 अपॉन 4π इंटू 4r², बिकॉज 2r ले लिया तो 4r² आ गया, और यहां पर q1 +q2 +q3 अपॉन 4π इंटू 9r² लिख लूं, तो 4πr² सारे कट जाएंगे, और बेसिकली q1 इज इक्वल टू q1 +q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू q1 +q2 +q3 अपॉन 9 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये 149 वाला आंसर गलत है, ये 135 वाला आंसर आ जाएगा। बेसिकली अगर इस पे चार्ज 1 है तो यहां पर -1 हो जाएगा, इसलिए ये वाला 4 हो जाएगा, और ये वाला -4 हो जाएगा, इसलिए 9 हो जाएगा।
तो आउटर चार्जेस 149 हो जाएंगे और इसलिए सरफेस चार्जेस इक्वल हो जाएंगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, देयर आर टू concentric spherical shells s1 of radius r and s2 of radius 2r, both of the surface have their centers at origin. Let phi1 denote the flux through s1 and phi2 through s2. The relation between phi1 and phi2 is, तो भैया इसने तो दोनों में क्योंकि q in सेम है इसलिए फ्लक्स q in by epsilon नॉट होगा, इसलिए phi1 is equal to phi2 हो जाएगा। D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 2 point charges are 3 meter apart and their combined charge is 8 microcoulomb. The force of repulsion between them is 0.012 न्यूटन। तो मैं क्या लिखूंगा 0.012 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 9 इंटू जो भी मेरे चार्जेस हैं उसको Q1 इंटू Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को करने में काफी इंटरेस्टिंग सी चीज क्या हो जाती है, अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ढेर सारे डेसिमल आ जाते हैं। तो अगर मैं Q1 और Q2 की यूनिट कूलम ना लेकर के माइक्रो कूलम ले लूं, मतलब Q1 माइक्रो कूलम एंड Q2 माइक्रो कूलम, तो जो फोर्स हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो ये 9 से 3 स्क्वायर कट जाता है और 10 टू द पावर ऑफ 9 इस 10 टू द पावर ऑफ -3 से यहाँ पर 12 दे देता है। बेसिकली मेरा आइडिया क्या आ गया कि Q1 Q2 इज इक्वल टू 12 आ गया अगर दोनों माइक्रो कूलम यूनिट में ले रहे हैं, और Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो क्लियरली यहां पर ये बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। 6 इंटू 2 12 दे देगा और 6 प्लस 2 8 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस -9 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कांटेक्ट। जब दोनों को कांटेक्ट में देंगे तो -9 और +5 कट करके -4 माइक्रोकूलम हो जाएंगे एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पॉइंट आउट ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो चूंकि -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसलिए डेफिसिट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर गलत हो गए। सॉरी क्या कह रहा हूं, सॉरी, क्योंकि माइनस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, इसलिए पहला और चौथा गलत हो गया, इन दोनों में से कोई एक सही हो गया। और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 का चार्ज है डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो 4 अपॉन 1.6 करते हैं, और तो भाई बड़ी गलत हो गई, ये बेटा मिसप्रिंटिंग है। इस चीज की वैल्यू 2.15 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 2.5 होगी। ठीक है ना, 1.25 का डबल इंटू 10 टू द पावर 13। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने एक्सरसाइज में करेक्ट कर दूंगा। Two parallel metal plates having charges plus Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field within the plate will, so it will decrease because तुम्हें मालूम है बीच में डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह पर E by K हो जाती है। Which of the following does not show electrical conductance? तो भाई ग्रेफाइट तो तुम्हें मालूम है कंडक्टिंग होता है, सोडियम तो मेटल है कंडक्ट करेगा ही। वाटर और डायमंड वैसे तो दोनों ही पुअर कंडक्टर हैं, लेकिन इन दोनों में भी वाटर में तुम्हें मालूम है थोड़े H+OH- आयन होते हैं, तो वो डायमंड से बेटर कंडक्टर होगा। तो मैं इसलिए इसका आंसर डायमंड दे दूंगा। डायमंड में तो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में फंसे हुए होते हैं, तो मैं इसका आंसर बी कर दूंगा। 9th कह रहे हैं चार्ज Q is divided into two parts, small q and capital Q and small q. What is the relation between Q and capital Q में, ठीक है। if the two parts and placed apart have maximum coulombic repulsion, तो बेसिकली जो फोर्स हो जाएगा K इंटू Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q बाई डी स्क्वायर। तो ये तो सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो बेसिकली मुझे Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को मैक्सिमाइज करना है। अब हम लोगों ने छोटा सा ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट पढ़ा था कि जहां पर फोर्स मैक्सिमाइज होगा वहां पर डी एफ बाई डी क्यू 0 हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाएगा Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। यहाँ से Q की वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 हो जाएगी, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा Q इंटू क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू Q स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और किसी भी तरीके से तुम ऑप्शन में देख लोगे उससे कम ही फोर्स आएगा।
आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट, इनसाइड अ चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, हमें पता ही है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर मस्ट बी टैंजेंशियल, यही भाई फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो बाकी दोनों सही होंगे। A ball of charge plus 550 E lies at the center of a hollow spherical metal shell that has a net charge of -150। तो फिर इसमें भी वही वाली बात हो गई कि अगर मेरे पास नीचे अंदर +50 E का चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो शेल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए यहां पर -50E का चार्ज आ जाएगा, और चूंकि टोटल चार्ज -150 है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बाहर जो चार्ज हो जाएगा वो -100E हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, ताकि मेटल के अंदर फील्ड जीरो हो गई और टोटल सम -150 है तो अंदर -50 से तो ये -100 हो गया। तो इसका मतलब द चार्ज इन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, ये बी वाला आंसर करेक्ट हो गया, -50E -100। 2 point charges plus q and minus q are held fixed at -d,0 and d,0। ये डाइपोल टाइप की चीज हो गई, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन द एक्सिस हैज सेम डायरेक्शन, तो ये गलत हो गई क्योंकि यहां पर देखो एक्सिस पे इधर फील्ड होगी लेकिन यहां पर फील्ड इधर की तरफ होगी। वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ओरिजिन, ये गलत है बिकॉज ओरिजिन पे भी पोटेंशियल जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यही पॉइंट सही है बिकॉज तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो इस वाले चार्ज की वजह से इधर होगी, इस वाले चार्ज की वजह से ऐसे होगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होएगा वो इधर की तरफ हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी के अलॉन्ग होती थी, तो मेरा पी चूंकि माइनस आई कैप के अबाउट है इसलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि प्लस आई कैप के अलॉन्ग होगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट इज 2qd अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये क्या कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज एक्चुअली जो डाइपोल मोमेंट है वो 2qd है, लेकिन इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप है, इसलिए मैं इसको गलत कर दे रहा हूं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सी और डी दोनों ही करेक्ट से हैं बट डी थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसलिए सी इज अ मोर करेक्ट आंसर। ये मेरा हो गया वीडियो। थैंक यू वेरी मच।